नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। अब शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर। आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो दिल्ली रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। शाम को करीब 6:10 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे और 25 मार्च तक दिल्ली में ही सीएम तीरथ सिंह रावत रहने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। शाम 6:10 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे। आज शाम को वो दिल्ली पहुंचेंगे और 25 मार्च तक दिल्ली में ही रहने का कार्यक्रम, और इसमें वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर, दिल्ली का दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में जो राज्य में कई परियोजनाएं चल रहे हैं उस सिलसिले में बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। शाम करीब 6:10 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे। 25 मार्च तक दिल्ली में ही रहने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाम को 6:10 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। अविनाश, दिल्ली में सबसे पहले किससे मुलाकात होनी है और जिन भी लोगों से मुलाकात होनी है एजेंडा क्या रहेगा, बातचीत में क्या होगा? देखिए राजू, अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। लिहाजा इस दौरे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं होगी है। यहाँ पे अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी। एक तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये शिष्टाचार भेंट होगी जहाँ पे वो धन्यवाद करेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व का। इसके साथ साथ राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत होगी। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात होगी, पीयूष गोयल से मुलाकात होगी। जो राज्य की विभिन्न परियोजनाएं हैं इसको लेकर बातचीत होगी, क्योंकि जो पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने लगातार यहां पे दिल्ली आकर कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी और राज्य की परियोजनाओं में तेजी लाने की बात की थी। खासतौर से पर्यावरण को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, उसी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से रेल परियोजना चल रही है ऋषिकेश से कोटद्वार के लिए, उसको लेकर आगे किस तरीके से प्रगति होनी है और कैसे काम में तेजी लाना है, इसको लेकर रेल मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से कुंभ की तैयारियां चल रही है, इसके मद्देनजर भी उनकी शहरी उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात होगी, जहां पे वो जो कुंभ का काम चल रहा है इसको लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से हिंडन पिथौरागढ़ एयरलाइन चल रही थी और वो एयरलाइन जो है बंद पड़ी है, केवल एक ही उड़ान भर सकी है, तो लिहाजा पुराने एयरलाइन के टेंडर निरस्त करके नए किसी एयरलाइंस को टेंडर दिया जाए जिससे कि उड़ान सुचारू रूप से जारी रह सके, तो इसको लेकर मुलाकात होगी। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात होनी है। फिलहाल इतने मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात तय है और भी कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 25 मार्च तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इस बीच में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस बार के दौरे में मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उनसे पहले मुलाकात हो चुकी है और शिष्टाचार भेंट प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से होने वाली है। आगे बढ़ उत्तराखंड के सल्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी और कांग्रेस सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में चुनावी साल होने के साथ साथ दोनों पार्टी सल्ट विधानसभा उपचुनाव में परचम लहराकर जीत का शुभारंभ करने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी के पास विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर सहानुभूति का कार्ड है, तो वही कांग्रेस प्रदेश सरकार के 4 साल के कामों को लेकर सरकार पर हमलावर है और सल्ट विधानसभा उपचुनाव को जीतने का दावा कर रही है। तो उत्तराखंड के सल्ट में होने जा रहा विधानसभा उपचुनाव सूबे के नए मुख्यमंत्री और नए प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के लिए कोई अग्नि परीक्षा से कम नहीं। जहां एक तरफ सल्ट उपचुनाव में बीजेपी के पास ये सहानुभूति फैक्टर है, तो वहीं पिछले 4 साल के काम और नाकामी गिनाकर कांग्रेस भी इस उपचुनाव में मैदान में उतरकर जीत का दावा कर रहे हैं। अब सल्ट विधानसभा उपचुनाव को
लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत का दावा किया है। आगामी 17 अप्रैल को विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है। कि जीना जी के प्रति एक तरह से जो सिंपैथी, एक तरह से कहना चाहिए कि जीना जी उस क्षेत्र में जिस प्रकार से लोकप्रिय थे और उस क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और एक तरह से वो उनका एक विजन था सल्ट विधानसभा को लेकर के, लेकिन असामयिक उनकी मृत्यु के कारण ये चुनाव हो रहा है। और उन्होंने विकास के बहुत सारे काम उन्होंने इतने कम समय में सल्ट विधानसभा में कराए हैं। लोग, जनता, वहाँ की जनता उन विकास के कार्यों को देख रही है और उनके आधार पर उनको याद भी कर रही है। एक उपचुनाव जब होता है और रूलिंग पार्टी होती है तो निश्चित तौर पे सहानुभूति, वहाँ पर विधायक सिटिंग जो है वो बीजेपी के थे। भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल है, भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह का आंकड़ा है चुनाव में उलटफेर करने का, लेकिन जनता में जो असंतोष है और गुस्सा है, मुझे लगता है सल्ट विधानसभा में परिणाम विपरीत आने वाले हैं। और हमारे तो प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने आज ही फेसबुक लाइव करके राज्य के मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी है कि आप आइए सल्ट में चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस तो सीधा मुख्यमंत्री को चुनौती दे रही कि आइए आप इस सीट से चुनाव लड़िए। लेकिन इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, नामों को लेकर चिंतन मंथन कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी 6 नाम भी निकल कर आए, लेकिन नामों का ऐलान कब तक हो सकता है, प्रत्याशी घोषित कब तक हो सकता है और किस तरह की राजनीति चल रही है इस सीट के उपचुनाव को लेकर? जी राजीव, देखिए, सल्ट उपचुनाव को लेकर अभी लगातार जितने जो भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की सबसे पहले अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिन पर कई नामों को लेकर चर्चा हुई है सल्ट उपचुनाव को लेकर। अब लगातार दोनों ही राजनीतिक दल अपनी जीत का दम भर रहे हैं कि जीत अवश्य मिलेगी, लेकिन बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें, गंगा पंचोली और विक्रम रावत के नाम सामने आए हैं और आज शाम तक कांग्रेस अपने सल्ट उपचुनाव उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से दमखम और कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि इस जीत से इस जो इलेक्शन ईयर की शुरुआत है वो सल्ट उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव से करे। और अगर बात करें भाजपा की, तो लगातार भाजपा कुछ इस तरीके से अपना बयानबाजी कर रही है कि खुद विपक्ष कोई सामने नहीं है और पूर्ण रूप से सल्ट उपचुनाव में भाजपा को ही जीत मिलनी है। ऐसे में 6 नामों का प्रस्ताव एक कमेटी के कोर कमेटी में रखा गया था जिसमें 6 नाम थे और खासकर सबसे संभावना ज़्यादा अगर जताई जा रही है तो सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना का नाम सबसे ऊपर है। उन्हीं का नाम पर ही मोहर आलाकमान लगा सकता है। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाकर भी वो रायशुमारी केंद्रीय आलाकमान से कर सकते हैं, क्योंकि 6 नामों का प्रस्ताव कोर कमेटी में रखा गया था। उसके बाद में आज से दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा है, उसके बाद ही आलाकमान उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन अब दिलचस्प यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरह से इस सल्ट उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारी में है, जीत का दम भर रही है दोनों ही राजनीतिक पार्टियां। और आज शाम तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार का नाम, आप बता रहे हैं कि शाम तक कांग्रेस कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर सकती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी तैयारियां कर रहे हैं और अग्नि परीक्षा भी होगी नए प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष। तो दूसरी तरफ कांग्रेस तैयार है इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत अपने पहले कुमाऊं के दौरे के तहत रामनगर में पहुंचे। यहां पर वो विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को किट बांटने के साथ ही इको डेवलपमेंट कमेटी को भी सहायता चेक दिए। इसके साथ ही सीएम ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हांसों में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की घोषणा की। आज वन पर्यावरण विश्व दिवस के रूप में ये मनाया गया है और इसमें वन और जन को जोड़ने का ये एक कार्यक्रम और प्रयास हमारे वन मंत्रालय के द्वारा, और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उससे रोजगार के भी साधन, महिलाओं को समूह के रूप में जोड़ना और उनको रोजगार से जोड़ना, यह एक कार्यक्रम इस माध्यम से किए गए हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के प्रोजेक्टों का भी शुभारंभ किया। रामनगर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान दिया। यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय ज्यादा बच्चे वालों को ज्यादा राशन मिला। इतना ही नहीं, मंच पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जुबान फिसल गई और उन्होंने भारत को अमेरिका का गुलाम बता दिया। तो वहीं यह भी कहा कि उत्तराखंड देश और दुनिया को हवा और पानी देता है।
और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। भारत की 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहाँ की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हर सरकार यही कहती है कि वो पानी और जवानी की जो बर्बादी हो रही है या जो यहाँ से जा रहे हैं उसको लेकर हम प्रयासरत हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजियां शुरू हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सीएम तीरथ सिंह रावत पर चुटकी ली। हरीश रावत ने लिखा, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य हैं, इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 साल तक अमेरिका का गुलाम बना दिया है। शायद उनकी नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितनी अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे पैदा किए इसलिए आपदा में कम राशन मिला, अगर 20 बच्चे होते तो आपको भी भरपूर राशन मिलता। जी के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है, इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितना अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने रामनगर पहुंचने पर सीएम के बयान का बचाव किया। क्या कुछ बंशीधर भगत ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी के बाद ऐसे बयान निकल जा रहे हैं जो हास्यास्पद बन जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि 200 साल उसने भारत पे राज किया, बता दिया 20 बच्चे पैदा किए तो 1 क्विंटल राशन मिला। विधानसभा में विधायक जी यहीं पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी प्रभारी और दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के वक्तव्य का सवाल है, मुझे लगता है कि या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या वो किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में उन्होंने लगातार इस तरीके के बयान दिए हैं। कभी वो महिलाओं के कपड़े देखते हैं, कभी महिलाओं के घुटनों से ऊपर देखते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री की तुलना प्रभु श्री राम से कर देते हैं। और आज जैसा हुआ, उन्होंने बोला कि अमेरिका ने हमारे पर 200 साल राज किया है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमने क्विंटलों के तादाद में राशन बांटा। मुझे लगता है कि वो पूरी की पूरी तरह से बौखला चुके हैं और अब प्रदेश की जनता भी उनको सीरियसली लेना बंद कर रही है। रामनगर के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विकासनगर भी पहुंचे। यहां पर सीएम ने बुलाकीवाला में महावीर चौहान मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट में शिरकत की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। और अब एक बड़ी और अच्छी खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा और 2 दिनों के लिए मौसम बदलेगा। विभाग ने पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में बदलेगा मौसम।
बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की वजह से मौसम में थोड़ी सी ठंडक देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है अभी मार्च का महीना मई के महीने के जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे में ये जो पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है उसकी वजह से ये मौसम जो बदलेगा उससे गर्मी से थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिलेगी। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, बताइए। जी राजीव, देखिए मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जो 3000 से ज़्यादा ऊपर के इलाके हैं, 3000 से ज़्यादा फीट के जो ऊपरी इलाके हैं उस पर भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है और उसके साथ साथ में जो निचले इलाके हैं वहां पर तेज़ हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। ऐसे में लगातार जितने भी जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं और खासकर मैदानी जनपदों हैं, ऊपर पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, उसके साथ साथ निचले इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी और ऐसा कि लगातार सुबह से ही राजधानी देहरादून में तेज़ हवाएं चल रही हैं और लगातार जो भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी सिलसिला तेज़ हवाओं का बना हुआ है। लेकिन जो खासकर 4 जनपद हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर के साथ साथ अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ये 5 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 2 दिनों का ये अनुमान जारी किया गया है राजीव, और 2 दिनों के लिए एक तरफ जहाँ हल्की अभी गर्मी की शुरुआत हुई थी तो थोड़ी राहत तो जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी अभी मौसम विभाग की ओर से संभावना जारी की गई है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि लगातार सावधानी बरतने के लिए भी निर्देश और एक एहतियात बरतने के भी निर्देश मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं कि जो तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग के अलर्ट के 3000 मीटर से ज्यादा की जो ऊंचाई है वहां पर बर्फबारी हो सकती है और बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि निचले हिस्सों में यानी कि मैदानी हिस्सों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। सुबह का स्वागत है। कुंभ के दौरान 4 गुना बढ़ाई जाएगी कोरोना की जांच। इस बीच की ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग, 4 गुना बढ़ाई जाएगी कोविड की जांच कुंभ के दरमियान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पत्र के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक पत्र लिखा था और उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था। हमारे संवाददाता पंकज राणा खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। पंकज, अब किस तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है कोविड में कुंभ के दरमियान? बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से नया स्ट्रेन बढ़ रहा है कोरोना का कई राज्यों में, उसके बाद कुंभ में भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है कि जो व्यवस्थाएं हैं कुंभ में कोरोना को लेकर वो नाकाफी है, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बयान दिया था कि फ्री होल्ड रहेगा, किसी भी श्रद्धालु को रोक टोक नहीं, उसके बाद संख्या यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी है और कोरोना की भी अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके मद्देनजर अब जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग है और खासकर जो स्वास्थ्य टीम है, मेला प्रशासन की टीम है, उन्होंने ये तय किया है कि 4 गुना इसकी रैंडम जांच की जाएगी। शुरुआती जांच जो होती है उसको 4 गुना बढ़ाई जाएगी। खासकर जो बड़े स्नान होंगे, शाही स्नान, उसके दौरान ये रहेगी। उसके अतिरिक्त जो अलग अलग पॉइंट्स है वहां पर भी बड़े स्तर पर जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पत्र के बाद अब हरकत में और अब कोविड की जांच होगी।